गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम चर्चा कर रहे हैं कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल क्या है इसके बारे में अपन ने पहले वाले वीडियो में लिया था। आज हम चर्चा करेंगे अंश पूंजी के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल्स के बारे में। जैसा आप सब लोगों ने कंपनी अकाउंट में पढ़ा है कि जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी है उसकी अंश पूंजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल जिसे अपन समता अंश पूंजी बोलते हैं, और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको पूर्वाधिकार अंश पूंजी या इसको कई बार अधिमान अंश पूंजी भी इसको बोलते हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल ये क्या होती है इसके बारे में भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, फिर भी सामान्य परिचय के हिसाब से चर्चा कर लेते हैं। समता अंश पूंजी से तात्पर्य कंपनी के उस समस्त अंश पूंजी से है जो पूर्वाधिकार या अधिमान अंश पूंजी नहीं है। यानी जो इक्विटी शेयर है वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। साधारण शब्दों में बात करें तो समता पूंजी से तात्पर्य उस अंश पूंजी से है जिसके धारकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। वो कौन से अधिकार हैं? जैसे लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार, वरीयता के आधार पर लाभांश प्राप्ति का अधिकार। ये जो है पूर्वाधिकार, जो प्रेफरेंस शेयर्स जो कैपिटल जो है जिनके पास में है पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, उन लोगों को पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है, और कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापस का पूर्वाधिकार या पूंजी वापसी में वरीयता का पाने का अधिकार भी प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है। तो जो समता अंश पूंजी है वो मताधिकार का प्रयोग वाली हो सकती है, विथ वोटिंग राइट्स उसके पास में होता है। अंश पूंजी जिसके पास में है उसको वोट करने का अधिकार हो सकता। लाभांश, मतदान या अन्य किसी प्रकार के जो विभेदक अधिकार युक्त है, विथ डिफरेंशियल राइट्स। अंश पूंजी जो निर्धारित नियमों के अनुसार तथा शर्तों के अधीन होगी। इस संबंध में एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों में विभेदक अधिकार युक्त अंशों के निर्गमन की शर्तों एवं प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन जारी किए गए विभेदक अधिकार युक्त समता अंशों के अधिकार यथावत बने रहेंगे जब तक उन अधिकारों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है। दूसरा है पूर्वाधिकार अंश पूंजी यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है इसमें या पूर्वाधिकार अंश पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसके धारकों को कुछ अधिकार होते हैं, जैसे लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार है और कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार इनको होता है। अब अगर मान लो किसी को अंश पूंजी में अगर परिवर्तन करना है, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है कैपिटल क्लोज के अंदर। तो अंश पूंजी वाली कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम के पूंजी वाक्य में अर्थात अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है, किंतु ऐसा परिवर्तन तभी संभव है जबकि कंपनी के अंतर्नियम ऐसा करने के लिए कंपनी को अधिकृत करे। यदि अंतर्नियम अनुमति दे तो कंपनी अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है, जैसे अधिकृत पूंजी में जितना उचित समझे उतनी वृद्धि करके अपनी विद्यमान संपूर्ण अंश पूंजी अथवा अंश पूंजी के किसी भी भाग का विद्यमान राशि यानी जो अंकित मूल्य है उससे अधिक राशि के अंशों में कंसोलिडेट यानी समेकन तथा विभाजन करके। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई भी
समेकन या विभाजन जिसके कारण अंशधारियों के मतदान के प्रतिशत में परिवर्तन होता है, तो ऐसे समेकन या विभाजन द्वारा पूंजी में परिवर्तन तभी प्रभावी होगा जबकि अधिकरण यानी अधिकरण का गठन नहीं होने पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया हो। नेक्स्ट है, सभी या कुछ अंशों के स्टॉक में तथा स्टॉक या अंशों में परिवर्तन करके भी अंश पूंजी में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी या कुछ अंशों का सीमा नियम द्वारा निर्धारित राशि से कम राशि के अंशों में उप विभाजन करके, किंतु ऐसे उप विभाजन से उन कम राशि के अंशों पर प्रदत्त राशि तथा उन पर अदत्त राशि यदि कोई है तो उसका अनुपात वही रहना चाहिए। इसी तरह उन अंशों को निरस्त करके इन पूंजी में परिवर्तन हेतु संकल्प पारित करने की तिथि तक जिन्हें किसी व्यक्ति ने लिया नहीं है अथवा लेने का ठहराव नहीं किया है, तब कंपनी ऐसे निरस्त किए गए अंशों की राशि से कंपनी की अंश पूंजी में क्षय या क्षरण हुआ मानेगी तथा अंश पूंजी की राशि को कम करके दर्शाएगी। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अंशों को इस प्रकार से निरस्त करने से कंपनी की पूंजी में कमी हुई नहीं मानी जाती है। इसे अधिकृत पूंजी का ह्रास या क्षय कहते हैं। अब इसका जो प्रोसीजर है वो पहले भी बताया हुआ है कि अंतर नियमों में व्यवस्था होना, साधारण संकल्प इसमें पारित करना पड़ता है, कुछ समेकनों एवं विभाजनों का अधिकरण से भी अनुमोदन कराना पड़ता है, सीमा नियम की प्रति के साथ रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देनी पड़ती है और ऐसा नहीं करने पर इसमें दंड की व्यवस्था भी है कि यदि कोई कंपनी अंश पूंजी में परिवर्तन की सूचना देने में त्रुटि करती है तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 1000 रुपये प्रतिदिन तक के अर्थदंड से तब तक दंडित किया जा सकेगा जब तक ऐसा दोष जारी रहेगा, अथवा 5 लाख रुपए दोनों में से जो भी कम हो से दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है अंश पूंजी में कमी करना, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो कई बार कंपनियों को अंश पूंजी में कमी करने की जरूरत पड़ती है। तो ये दो प्रकार की कंपनियां अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। पहली है अंशों द्वारा सीमित कंपनी और दूसरी है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी होनी चाहिए। ये धारा 66(1) में इसकी व्यवस्था है। इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे अंशों द्वारा सीमित कंपनी तथा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी है अपने अंश पूंजी में कमी कुछ शर्तों का पालन करते हुए कर सकती है। जैसे कंपनी ने पूंजी में कमी करने के आशय का विशेष संकल्प पारित कर लिया हो, कंपनी ने उस विशेष संकल्प पर अधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो, कंपनी पर जन निक्षेप के पुनर्भुगतान अथवा उस पर देय भुगतान का बकाया नहीं हो। धारा 66(1). अब कमी करने की जो मेथड्स है या विधियां हैं ये की जा सकती है, जैसे अदत्त पूंजी के संबंध में अंशों पर दायित्व को समाप्त या कम करके भी किया जा सकता है। नष्ट हो चुकी प्रदत्त पूंजी को निरस्त या अपलिखित करके किया जा सकता है। आवश्यकता से अधिक प्रदत्त पूंजी का भुगतान करके किया जा सकता है। अंश पूंजी की जो अंश पूंजी है उसमें जो कमी का जो प्रोसेस है वो है विशेष संकल्प पारित करना, अधिकरण को अनुमोदन हेतु आवेदन करना, अधिकरण द्वारा देयताओं को सुनिश्चित करना और अधिकरण द्वारा सूचित करना। अब वो केंद्र सरकार को करेगा, रजिस्ट्रार को करेगा, सेबी को करेगा अगर वो कंपनी सूचीबद्ध है तो, और जो कंपनी के जो लेनदार है उनको भी सूचित करेगा। अधिकरण द्वारा अभिवेदनों पर विचार करना, अभिवेदन जो प्रतिनिधियों पर विचार करेगा उसमें इसकी सूचना भी केंद्र सरकार, रजिस्ट्रार, सेबी और लेनदार को देनी होती है। यदि सूचना देने के 3 माह की अवधि में किसी से कोई अभिवेदन प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो ये माना जाएगा कि पूंजी की कमी कर या जो पूंजी की जो कमी है उस पर उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब अनुमोदन की कुछ शर्तें भी लगाई जा सकती है। अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकता है।
आदेश का उसका प्रकाशन करना पड़ता है। आदेश एवं कार्य वृत्तांत की प्रति का रजिस्टर को सुपुर्दगी, जो रजिस्ट्रार जो है उसको जो ऑर्डर निकला है, जो आदेश है या जो कार्य वृत्तांत है उसकी पूरी सुपुर्दगी करनी पड़ती है। जैसे उसमें अंश पूंजी की राशि कितनी है, अंशों की संख्या जिनमें अंश पूंजी का विभाजन किया गया है, प्रत्येक अंश की राशि कितनी है, वह राशि जो पंजीयन की तिथि पर प्रत्येक अंश पर प्रदत्त हुई मान ली गई है। रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन एवं प्रमाण पत्र का निर्गमन, अंशों के पुनः क्रय के प्रावधान लागू इसमें नहीं है और इसके ऊपर दंड भी है। यदि कंपनी अधिकरण के आदेश के प्रकाशन संबंधी प्रावधान का पालन अगर नहीं करती है तो कंपनी पर कम से कम 5 लाख रुपए तथा अधिकतम 25 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें किया जा सकता है। अदर प्रोविजंस भी है इसमें। अन्य प्रावधान में प्राधिकरण के आदेश के बाद सदस्यों का दायित्व जो है वो उनके द्वारा धारित अंशों के संबंध में उतना ही होगा जितनी राशि उन अंशों पर प्रदत्त है अथवा उनकी घटी हुई राशि है, अर्थात प्रदत्त मान ली गई है, तथा कमी के आदेश द्वारा अंशों की निर्धारित की गई राशि के बीच अंतर की होगी। अनभिज्ञ या निर्दोष लेनदारों के प्रति दायित्व धारा 447 के अधीन दायित्व है कंपनी के, इसमें वो करने पड़ेंगे। अधिकरण के अनुमोदन बिना अंश पूंजी में अगर कमी की जाती है तो अंशों के हरण की दशा में, अंशों के समर्पण की दशा में, अंशों का निस्त्रीकरण करने की दशा में, अंशों की पुनः खरीद करने पर, अंशों के शोधन की दशा में और अधिकरण के आदेश से अंश क्रय करने पर जो है वो कमी की जा सकती है। इस तरह से आज आपने जो अंश पूंजी है, अंश पूंजी के प्रकार और अंश पूंजी में परिवर्तन और कमी किस ढंग से की जा सकती है उसके बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।